Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we are going to learn about labile and inert complexes along with stable and unstable complexes. कंटेंट जो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे वो होगा मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, और स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेबिलिटी क्या होती है। फिर हम बात करेंगे स्टेबिलिटी जो है वो टू टाइप्स की होती है, एक काइनेटिक स्टेबिलिटी होती है और एक थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है। अगर हम बात करें काइनेटिक स्टेबिलिटी की तो उसकी दो टाइप्स हैं, लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के अंडर स्टेबल और अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। एंड एट द एंड वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो आते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो है स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो पहले हम बात करेंगे कि मेटल कॉम्प्लेक्स होता क्या है। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सेंटर एटम जो होता है वो एक मेटल होता है, और उसके उसके अराउंड जो होता है उसको सराउंड किया हुआ होता है लिगेंड्स ने। लिगेंड्स क्या होते हैं? कोई भी नेगेटिवली चार्ज एटम्स, ठीक है, उनको हम कहते हैं लिगेंड्स। एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेटल है तो ये मेटल जो होगा ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, और ये जो एल आपको नज़र आ रहे हैं यानी कि लिगेंड्स जो हैं ये सारे के सारे ये नेगेटिवली चार्ज होंगे। ठीक, तो इस तरह ओवरऑल जो मॉलिक्यूल होगा, मेटल कम्प्लेक्स जो होगा ओवरऑल वो स्टेबल होगा। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो मेटल के दरमियान में और लिगेंड के दरमियान में बॉन्ड बना हुआ होता है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं कि स्टेबिलिटी क्या होती है। स्टेबिलिटी का मतलब है कि स्टेबल या सुटेबल या रिक्वायर्ड जो कंडीशंस होती हैं उस पे मेटल का रहना। कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल या रिक्वायर्ड कंडीशंस पे जितनी देर रह सकता है या हम उसको जितनी देर स्टोर रख सकते हैं उसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी। ठीक है, दोबारा सुन लें कि मेटल कॉम्प्लेक्स को हम सुटेबल या रिक्वायर्ड कंडीशंस में जितनी देर तक स्टोर कर सकते हैं, वो एज इट इज़ जितनी देर तक रह सकता है, यानी कि वो रिएक्ट ना कर जाए किसी और के साथ, वो रिएक्शन अंडरगो ना करे अगर उसके करीब कोई मॉलिक्यूल आए, वो स्टेबल सुटेबल कंडीशंस में जो हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग स्टोर कर सकें जितने टाइम के लिए। जितना लॉन्ग टाइम वो सुटेबल रहेगा, जितना लॉन्ग टाइम के लिए हम उसको स्टोर कर सकेंगे, हम कहेंगे इसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा है। ठीक, अ पर्टिकुलर कम्प्लेक्स में बी स्टेबल टुवर्ड्स अ रीएजेंट एंड हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स अनदर। मतलब कि क्या होगा कि एक कम्प्लेक्स है जो किसी एक मॉलिक्यूल के करीब तो बहुत स्टेबल है, यानी कि वो रिएक्ट नहीं कर रहा, लेकिन दूसरा कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाता है जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो मेटल कॉम्प्लेक्स जो है वो रिएक्टिव भी हो सकता है और इनर्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि स्टेबिलिटी जो है ना वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है काइनेटिक स्टेबिलिटी और दूसरी होती है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक स्टेबिलिटी को आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी, मेटल कम्प्लेक्स की रिएक्टिविटी, ठीक है, या उसकी एबिलिटी कि वो रिएक्ट कर सके लिगेंड के साथ, या वो रिएक्शन दे सके। लिगेंड में क्या, इसमें मेटल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा के दरमियान में मेटल होता है, साइड पे लिगेंड्स होते हैं। तो जब रिएक्शन होता है ना उसको हम कहते हैं लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि उसमें जो चेंज हो रहा होता है, जो सब्स्टिट्यूट हो रहा होता है, जो रिप्लेस हो रहा होता है वो लिगेंड होता है, यानी कि वो न्यूक्लियोफाइल होता है। जैसे हमने SN1 और SN2 रिएक्शन में पढ़ा है, सेम वैसे काइनेटिक स्टेबिलिटी जो होती है वो बेसिकली होती है जब रिएक्टेंट्स जो हैं रिएक्ट करते हैं स्लोली। द स्लोअर द रिएक्शन अकर्स द ग्रेटर द काइनेटिक स्टेबिलिटी। जाहिर है ये, मतलब आप सिंपल भी इसको अगर आप सोचें कि एक मॉलिक्यूल जो है वो बहुत स्टेबल है, इसका मतलब है कि वो रिएक्शन नहीं देगा इतना इजीली, क्योंकि वो स्टेबल है, उसको ज़रूरत नहीं है। वो मॉलिक्यूल्स जो अनस्टेबल होते हैं वो जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं। तो जिसकी रिएक्शन जो है वो स्लोअर हो रहा होगा, हम कहेंगे इसकी काइनेटिक स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो उतना ही काइनेटिकली स्टेबल है, उतनी उसकी रिएक्टिविटी जो है उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो स्टेबल है। ठीक, और अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की, तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी हम कह सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो एग्जिस्ट करता है ना, उसकी टेंडेंसी कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे एग्जिस्ट करे। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, जब हमें पता होता है कि सेंट्रल एक पॉइंट आ रहा होता है जहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होता है वो हमें बताता है कि कितने मॉलिक्यूल्स या कितने जो है वो कन्वर्ट हो गए। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वो इक्वल होते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की तो अमाउंट होती है वो इक्वल हो जाती है, आधे रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं आधे प्रोडक्ट्स में। ठीक, तो इट डिटरमाइंस द एक्सटेंट टू विच द कम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड और बी कन्वर्टेड इनटू अनदर कम्प्लेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी हमें क्या बताती है कि वो हमें एक्सटेंट बताती है कि कॉम्प्लेक्स जो है वो कितना बन गया है और कितना कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में। मतलब चेंज होता है ना, एक लिगेंड जो है वो दूसरे को रिप्लेस कर रहा होता है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस पर एग्जिस्ट करने की क्या टेंडेंसी है उसकी, वो हमें उसके बारे में बताती है।
फिर नेक्स्ट हमारे पास यही चीज़ है जो मैंने आपको कोर्स कंटेंट डिस्कस करते हुए बताई थी कि स्टेबिलिटी जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, और फिर काइनेटिक स्टेबिलिटी के आगे 2 टाइप्स और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के आगे 2 टाइप्स है। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी की टाइप्स देख लेते हैं, इनमें हम लोग डिफरेंस करके करेंगे ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। तो लेबाइल कम्प्लेक्स क्या होते हैं? लेबाइल का मतलब होता है रिएक्टिव। तो मतलब कि लेबाइल कम्प्लेक्स मतलब कि रिएक्टिव कम्प्लेक्स, और इनर्ट कम्प्लेक्स नाम ही में बता रहा है कि इनर्ट का मतलब होता है अनरिएक्टिव, जो रिएक्ट ना करें। तो इनर्ट कम्प्लेक्स होते हैं अनरिएक्टिव कम्प्लेक्स। इसका मतलब है कि काइनेटिक कम्प्लेक्स की 2 टाइप्स हैं, एक होती है रिएक्टिव कम्प्लेक्स और एक होती है नॉन रिएक्टिव यानी कि अनरिएक्टिव कम्प्लेक्सेस। तो रिएक्टिव कम्प्लेक्स जो हैं यकीनन ये जल्दी से रिएक्शन कर देते होंगे, ठीक है। तो रैपिड सब्स्टिट्यूशन होती है जिसमें क्या होता है, एक लिगेंड जो है वो दूसरे लिगेंड को सब्स्टिट्यूट करता है, रिप्लेस कर देता है फ़ौरन से। और इनर्ट कम्प्लेक्सेस में क्या होता है कि वो सब्स्टिट्यूशन इतनी आसान नहीं होती, बहुत स्लोली होती है या फिर होती ही नहीं है, इसीलिए हम इनको कहते हैं कि ये इनर्ट कम्प्लेक्सेस होते हैं। फिर अगर हम लेबिलिटी में देखें तो लेबिलिटी जो है वो बताती है कि कितनी आसानी से मेटल का और लिगेंड का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। एम बॉन्ड एल होता है ना, अगर ये जल्दी से ब्रेक हो जाएगा तो रिएक्शन फास्टर होगा, रिएक्शन जल्दी से हो जाएगा, रिएक्शन ईजी होगा। अगर ये नहीं टूटेगा तो हम कहेंगे इनर्ट कम्प्लेक्स है, क्योंकि रिएक्शन नहीं हो रहा, स्लोली हो रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर नहीं हो रहा, या बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक। इनर्टनेस रेफर टू स्टेबिलिटी और अनरिएक्टिविटी अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। इनर्टनेस में क्या होता है कि स्टेबिलिटी ये तो बहुत ज़्यादा है, या फिर वो रिएक्ट नहीं कर रहा स्पेसिफिक कंडीशंस में, तो हम इसको कहते हैं इनर्ट है। ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल का और लिगेंड का जो बॉन्ड है ये ब्रेक करना आसान ना हो, डिफ़िकल्ट हो, उसको हम कहते हैं इनर्ट कम्प्लेक्सेस। और इन इसके दरमियान में क्या होगा, अगर मेटल और लिगेंड का बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब है कि उनके दरमियान में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हैं, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव का साइन है, इसके ऊपर नेगेटिव का साइन है, इनके दरमियान जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हुई थी वो वीक थी। जबकि अगर हम बात करें इनर्ट कम्प्लेक्स की, तो इनमें जो फोर्स डेवलप हुई थी वो स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक। तो इसीलिए ये जो है रिएक्ट नहीं करते इतना आसानी से। तो ये हमारा हो गया लेबाइल और इनर्ट कम्प्लेक्स। अब हम देख लेते हैं इनकी एग्जांपल। इनकी एग्जांपल ना आप लोगों ने कंपैरिजन करके देखनी है लेबाइल की और इनर्ट की। इस पे एग्जांपल सेम है, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो क्या है कि यहाँ पर जो चार्ज था कम्प्लेक्स पे वो 2 पॉजिटिव है, जबकि इनर्ट वाले में जो चार्ज है वो 3 पॉजिटिव है। बाकी पूरे के पूरे रिएक्शंस जो हैं वो सेम हो रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर जो चार्जेस थे ये वाले और ये वाला चार्ज जो था, सिर्फ और सिर्फ इसमें फ़र्क है। अब इस एक चार्ज के फ़र्क की वजह से क्या हुआ कि एक मॉलिक्यूल या एक कॉम्प्लेक्स जो था वो लेबाइल बन गया, यानी कि वो फ़ौरन से रिएक्ट कर गया, और एक जो था वो फ़ौरन से रिएक्ट नहीं किया, बल्कि वो अनस्टेबल तो था लेकिन वो कम वो बन गया, इनर्ट बन गया, यानी कि उसने रिएक्ट नहीं किया। तो हम ये एग्जांपल देखते हैं। और एक बात और भी है कि लेबाइल कॉम्प्लेक्स और जो है इनर्ट कॉम्प्लेक्स, आपने ये नहीं सोचना कि लेबाइल वो फ़ौरन से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो अनस्टेबल होगा, या फिर इनर्ट जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो स्टेबल बहुत ज़्यादा होगा। लेबाइल और इनर्ट दोनों दोनों ही जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये जो है वो स्टेबल भी हो सकते हैं और अनस्टेबल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये स्टेबल भी हो सकते हैं, अनस्टेबल भी हो सकते हैं। आपने ये नहीं देखना कि मॉलिक्यूल स्टेबल है इसका मतलब है ये तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, या ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है इसका मतलब है ये तो ज़रूर रिएक्ट करेगा। इसकी एग्जांपल आप लोग देखेंगे आगे, ठीक है। तो पहले हम लेबाइल की एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमारे पास जो है एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमारे पास कार्बोनेट है, साथ में अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और चार्ज जो है ओवरऑल कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स पे वो है 2 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल आया, वाटर मॉलिक्यूल ने जो है वो अमोनिया के मॉलिक्यूल को रीप्लेस किया, और अमोनियम आइंस जो हैं इसमें से निकल गए, 6 अमोनियम आइंस जो हैं इसमें से निकल गए और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए, ठीक हो गया। तो चार्ज जो है वो 2 पॉजिटिव था और 2 पॉजिटिव ही रहा। इसी तरह अगर हम देखें इसमें क्या हुआ कि रिएक्शन जो है वो जब आपने परफॉर्म कराया तो वो कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर हो गया, मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन हुआ। तो हमने क्या कहा कि ये रिएक्टिव है और अनस्टेबल है, ठीक। मतलब लेबाइल है, रिएक्टिव है और अनस्टेबल है। जबकि अगर हम एग्जांपल देखें इनर्ट कम्प्लेक्सेस की, तो इनर्ट कम्प्लेक्स की एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ चार्ज का फ़र्क है, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव हो गया, मतलब कि शेल जो है वो हाफ फिल्ड है। अब इसमें क्या हुआ, 3 पॉजिटिव है, 6 मॉलिक्यूल जो थे वो वाटर के हमने H3O पॉजिटिव के हाइड्रोनियम आइन के ऐड किए, उन्होंने रीप्लेस किया इसको, और 3 पॉजिटिव उसके ऊपर साइन रहा, और साथ में अमोनियम आइन जो है वो रीप्लेस हो गया, यानी कि वो निकल गया। अब इसका जब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेक किया तो वो आया 10 की पावर 64, 10 रेज टू पावर 64, यानी कि बहुत लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया, जिसने क्या बताया कि मॉलिक्यूल जो है वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। लेकिन कॉम्प्लेक्स जो था अनस्टेबल तो था, ठीक है, स्टेबल नहीं था, अनस्टेबल था, लेकिन फिर भी वो रिएक्ट नहीं किया, वो इनर्ट निकला, उसने रिएक्शन अच्छा नहीं दिया, ठीक। बहुत स्लो रेट पे रिएक्शन हुआ, तो हमने कहा कि ये जो है वो अनस्टेबल तो था मगर ये इनर्ट था। अब हमारे पास है कुछ कॉम्प्लेक्सेस जैसे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये स्क्वायर बना रहा है, ए के आपने दरम्यान अगर फोर्सेस देखे ना,
ये वाला ए इस ए के साथ ये इस तरह और ये, तो ये बन गया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये जो होते हैं ये ऑलवेज लिबाइल, ये हमेशा रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और स्टेरिकली क्राउडेड नहीं है, इनके इर्द गिर्द कोई इतना हजूम नहीं है, ये इतनी डिस्टेंस पे प्लेस हुए हुए हैं कि इनके दरम्यान में रिपल्शन नहीं है। फिर फेवर्ड लिगेंड सब्स्टिट्यूशन, इनमें लिगेंड सब्स्टिट्यूशन मैंने कहा ना रिएक्टिव है, इसका मतलब है कि इनमें लिगेंड सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, ये वाले ए रिमूव होकर कोई और लिगेंड आके अटैच हो सकता है। इस तरह अगर हम ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स में देखें, आप देखेंगे यहाँ पर स्टेरिकली हिंड्रेंस जो है वो ज़्यादा है, ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत करीब करीब हैं और इनमें जो है वो रिपल्शन है, प्रेजेंट है रिपल्शन। फिर क्या है कि ये लेबाइल भी हो सकते हैं, इनर्ट भी हो सकते हैं, रिएक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है और इनके मेटल और लिगेंड्स के दरम्यान में जो रिपल्शन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब अगर हम देखें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन, और फिर देखें कि ये लिगेंड जो है वो किस तरह के बन रहे हैं, या फिर जो कॉम्प्लेक्स हैं ये जो है वो लेबाइल होंगे या फिर इनर्ट होंगे, ये चेक करते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखें MnCl6 है, यानी कि मैंगनीज़ है, और साथ में क्लोराइड आइंस है। यहाँ पर हमने Mn के देखनी है कॉन्फ़िगरेशन, जो कि होती है 4s2 3d5। जब यहाँ पर 3 नेगेटिव है ना, जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे साइन होता है, इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव वाला जो मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव वाला जो एटम है उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव साइन होगा। जैसे यहाँ पर 3 नेगेटिव है ना, इसका मतलब है जो मैंगनीज़ है ना, इस पर पॉजिटिव 3 का साइन है, मतलब कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d5, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हम रिमूव करा देंगे, तो पीछे क्या बचेगा 4s0 3d4। जब हम इसके जो है वो इस तरह से देखें शेल्स में, तो यहाँ पर देखें 3d के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है और 4s खाली हो गया। अब देखें ये रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसका 3d फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्ट कर सकता है और 4s भी इसका खाली है, तो 4s शेल को भी ये फिल करने की कोशिश करेगा। तो Nd ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व, डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, और M और L का जो बॉन्ड्स है वो लॉन्ग है, दूर दूर है, वीक है और हाई इन एनर्जी ज़्यादा है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है इसका मतलब वो अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये लेबाइल है, यानी कि ये रिएक्ट करेगा फॉरन से। जबकि अगर हम बात करें, यहाँ पर पास प्रेजेंट है Cr क्रोमियम, और यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है Cn साइनाइड। अब देखें यहाँ पर भी था 3 नेगेटिव, लेकिन जब क्या हुआ यहाँ पर पॉजिटिव 3 का साइन आया, तो इसका मतलब है कि डी शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और इसके पास जो खाली स्पेस है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 4s भी खाली है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि शेल जो है वो हाफ फिल्ड हो गया है तकरीबन। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें, तो ये वाला लेबाइल था, लेकिन ये वाला जो होगा वो इनर्ट होगा, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ना, तो ये इनर्ट होगा। इसमें M और L का, यानी कि मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड है वो शॉर्ट होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, और एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होने की वजह से थोड़ा स्टेबल होगा, ठीक। तो ये जो है वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, इसको हम कहते हैं इनर्ट है। अब हमने नेक्स्ट कहा था कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है, उसके अंदर 2 आते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। आपने कंफ्यूज नहीं होना, स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है, लेबाइल भी हो सकता है, इनर्ट भी हो सकता है। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है कि जो लेबाइल है वो अनस्टेबल ही होगा या जो इनर्ट है वो स्टेबल ही होगा, ठीक है, ऐसा कोई सीन नहीं है। फिर यहाँ उन्होंने बताया कि स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और उनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, यानी जो के की वैल्यू होती है वो लार्ज होती है, ठीक है। तो वो लेबाइल भी हो सकते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि स्टेबल है तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, वो रिएक्ट भी कर सकता है। फिर है अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास हेक्सामाइन कोबाल्ट की एग्जांपल दी गई है, जिसमें थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं H3O यानी हाइड्रोनियम आयन के साथ, तो हाइड्रोनियम आयन में से वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पर जो है अमोनियम आयन जो है वो रिमूव हो जाएंगे। ये जो है वो बहुत स्लोली रिएक्ट करेगा, हम इसको कहेंगे इस वजह से इनर्ट है, और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि वो एनर्जी जो हमें रिएक्शन करवाने के लिए चाहिए या जो रिएक्शन को एक्टिव कराने के लिए चाहिए वो बहुत ज़्यादा है। इतनी एनर्जी हम कहाँ से लाएंगे, इसलिए हमने कहा इनर्ट है। बोथ थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक पैरामीटर्स आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड केमिकल बिहेवियर। दोनों चीज़ों को हमें जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा। और दूसरा उन्होंने फिर दोबारा कहा है कि क्लैरिटी के लिए, ठीक है, तो उन्होंने दोबारा हमें कहा है कि क्लैरिटी के लिए आप लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सेस जो है वो लेबाइल हैं या फिर इनर्ट। तो मतलब दोनों तरह से देखना होता है, काइनेटिकली भी और थर्मोडायनेमिकली भी, कि क्या मॉलिक्यूल जो है या कॉम्प्लेक्स जो है वो किस तरह का है। अब आपके पास यहाँ पर मौजूद है CO3 पॉजिटिव, उसके बाद आपको अमोनिया, और फिर साथ कोई हमारे पास कोई लिगेंड है जिसको हम कोई न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। सारे मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, जो ये वाला कॉम्प्लेक्स इन्होंने बना लिया, ठीक है। तो अब के जो है, यानी कि फॉर्मेशन कांस्टेंट या के जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर हम उसको कह रहे हैं इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट या फिर डिकम्पोजिशन कांस्टेंट, वो होगा वो 1/k के इक्वल होगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ गई हैं, मतलब हमें पता है ना प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय हम रिएक्टेंट्स करते हैं, तो ये हमने k इज इक्वल टू प्रोडक्ट लिख दिया ऊपर और डिवाइड बाय रिएक्टेंट कर दिए।
उसके बाद अगर हम देखें डीकम्पोजिशन कांस्टेंट दैट इज़ 1/k, तो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी के की, इसका मतलब है कि थर्मोडायनेमिकली जो मॉलिक्यूल है या जो कॉम्प्लेक्स है वो उतना ही स्टेबल है, और अगर के की वैल्यू कम होगी तो हम कहेंगे कि अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो अब वही आ गया कि काइनेटिक्स वर्सेस थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, दोनों के दरमियान में फ़र्क क्या है। दोनों के दरमियान में बहुत फ़र्क है, इनके दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब ना इनके दरमियान सिमिलरिटी आप कह सकते हो ना डिफरेंस कह सकते हो, क्योंकि दोनों के दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं है। तो आपने कंफ्यूज नहीं करना है इसको स्टेबिलिटी के साथ। इनर्ट कॉम्प्लेक्स और जो लेबाइल कॉम्प्लेक्स है वो दोनों स्टेबल या अनस्टेबल हो सकते हैं। अब हम कुछ फैक्टर्स की बात करेंगे जो कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी पे इफेक्ट करते हैं। तो उसमें हमारे पास है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन और साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, फिर है साइज एंड चार्ज ऑफ लिगेंड, बेसिक करेक्टर्स ऑफ लिगेंड, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चिलेट इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो एक बात आपने याद रखनी है कि चार्ज टू मास रेशियो जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है बॉन्डिंग के, जो कि प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। अब हम देखते हैं पहली चीज़ जो हमारे पास है, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन की जो नेचर होती है वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी पे। ठीक है, मतलब कि स्टेबिलिटी को वो बताती है कि स्टेबल होगा या नहीं। तो उसकी जो नेचर होती है हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट से। अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो हम कहेंगे इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो हम कहेंगे स्टेबिलिटी कम है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जैसे +3, +2, +1, ये जो साइंस होते हैं, यानी कि उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करने की, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Mn+3 इज़ मोर स्टेबल देन Mn+2 बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज़ मोर इन Mn3। ठीक है, मैंगनीज +3 जो है इसमें चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव, इसका मतलब है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। उसके बाद है साइज़ ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, जितना ज़्यादा साइज़ होगा, ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो उतनी ही कम होगी। ठीक है, अगर साइज़ बड़ा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, साइज़ छोटा होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों है? ऐसा आप लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि क्या होता है कि जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होता है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है, तो वही बात ही आ गई ना, स्टेबिलिटी कम होती है क्योंकि उनका साइज़ बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर इतनी अट्रैक्शन नहीं होती न्यूक्लियस की। तो यही बात यहाँ पर ये आ जाएगी कि क्या होगा कि जिसका साइज़ बड़ा होगा उसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा नहीं होगी, वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल होगा एज़ कम्पेयर टू द स्टेबल मॉलिक्यूल। तो स्टेबिलिटी इज़ ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल की बात करें, यानी कि जो सेंटर में मेटल होता है उसकी, तो क्या होगा कि लेफ़्ट टू राइट, आपको पता है कि जब हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज़ छोटा होता चला जाता है, फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा होता है। तो जैसे जैसे साइज़ डिक्रीज़ होगा इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही है, तो लेफ़्ट टू राइट स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जबकि डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी जो है वो कम होगी। उसके बाद आपके पास है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पर जो बताया गया ना, ये अभी बेरियम+2, मैग्नीशियम +2, तो ये हमें बता रही है कि जो है ना साइज़ के बारे में। आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना कि ये हमें शायद स्टेबिलिटी के बारे में बता रही है। जो यहाँ पर एक वो दिया हुआ है ना आपको, ये वाला जो नज़र आ रहा है पोर्शन, ये उसका साइज़ बता रहा है कि साइज़ सबसे बड़ा किसका है। ये हमारे पास है, ये लेफ़्ट है, लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। यहाँ हम उल्टा मूव करें, ठीक है, तो साइज़ जैसे जैसे छोटा होगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। फिर हम बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, जिसके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी होगी, हम कहते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। द बॉन्ड बिटवीन मेटल आयंस एंड लिगेंड इज ड्यू टू द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है ना, डोनेट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो दोनों ने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे होते हैं। मेटल और लिगेंड के दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक तरह से आप कह सकते हो कि शेयर हुआ होता है। ठीक है ना, तो एक एटम जो होता है, यानी कि एक, जैसे अगर हम लिगेंड की बात करें तो लिगेंड जो होता है उसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर किए होते हैं, या डोनेट भी आप कह सकते हैं किया होता है उसके, इसलिए उसके साथ अटैच हुआ होता है। तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसका मतलब है उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिगेंड के साइज़ और चार्ज की, तो लिगेंड के जो साइज़ होता है जितना छोटा होगा उतना चार्ज ज़्यादा होगा, देन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस। मतलब कि ये साइज़ और चार्ज का जो सीन है, साइज़ का, बल्कि साइज़ का सीन जो है वो सेम है जैसे कि मेटल के साइज़ का सीन था, यानी कि जितना साइज़ छोटा होगा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसमें भी वही चीज़ है कि जितना साइज़ छोटा होगा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन की एग्जांपल लें, तो फ्लोरीन का साइज़ ज़्यादा छोटा है क्लोरीन से, तो फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। फिर है चिलेट इफेक्ट। चिलेट इफेक्ट क्या होता है कि मल्टी डेंटेट लिगेंड्स, आपको पता है वो लिगेंड्स जो
काफ़ी सारे बॉन्ड्स बना लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, मल्टीडेंटेट लिगेंड्स जो होते हैं टू फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस देन दोज फॉर्म बाय सिमिलर मोनोडेंटेट लिगेंड्स सच एज कंपाउंड्स आर कॉल्ड लिगेंड्स। अब देखो इसमें से स्टेबल कौन सा है, यहाँ पर आपके पास लगे हुए अमोनिया, ठीक है, और यहाँ पर लगे हुए सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन। तो यहाँ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान में जो है वो चिलेट इफेक्ट बन रहा है, रिंग फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। इस तरह से ये इनके दरमियान नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान में भी कुछ फोर्सेज हैं, या आप कह सकते हो रिंग फॉर्मेशन हो रही है। तो ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये ज़्यादा स्टेबल होगा कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू दिस वन। तो इसको हम कहते हैं चिलेट इफेक्ट। द एबिलिटी ऑफ मल्टीडेंटेट लिगेंड टू फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स। मल्टीडेंटेट लिगेंड है ना, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है बनिस्बत इस वाले के। मोनोडेंटेट लिगेंड है ना, ये मल्टीडेंटेट लिगेंड्स है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद हमारे पास है बेसिक करेक्टर ऑफ लिगेंड। बेसिक करेक्टर यानी कि बेस का क्या रोल होगा। तो लिविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें पता है बेस वो होती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है, ठीक है। तो लिगेंड्स दैट हैव मोर टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन फॉर्म स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्सेस विद मेटल आयन। जिनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है वो स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जिनके पास कम इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी है वो थोड़ा सा वीक बॉन्ड बनाएंगे मेटल के साथ, ठीक है। तो इन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स कैन एक्ट एज लिविस बेसिस। हमें पता है कि बेस या लिगेंड जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम चीज़ें ही होती हैं। द लिगेंड्स विच बाइंड स्ट्रॉन्गली एच पॉजिटिव फॉर्म कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल एक आपको सिंपल सी एग्जांपल दी गई है जिसमें अमोनिया जो है वो एच पॉजिटिव को अमोनिया का जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एच पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है और NH4 पॉजिटिव यानी कि अमोनियम आयन बना रहा है, कि भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। फिर है स्टीरिक इफेक्ट। स्टीरिक इफेक्ट आप लोगों को पता है कि क्या होता है, कि स्टीरिक हिंड्रेंस जिसको हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर बहुत सारे बल्की ग्रुप्स लगे हुए होते हैं जिसकी वजह से उनके दरम्यान में हिंड्रेंस होती है, तो उसको हम कहते हैं स्टीरिक इफेक्ट हो रहा है, या स्टीरिक हिंड्रेंस हो रही है, या स्टीरिक क्राउडिंग हो रही है। द प्रेजेंस ऑफ बल्की सब्सटीट्यूएंट्स इन द लिगेंड कैन इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से जो स्टेबिलिटी होती है ना वो कम होती है। जब बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं ना डोनर एटम्स के करीब तो रिपल्शन होती है, रिपल्शन की वजह से उनके दरमियान में स्टेबिलिटी अचीव नहीं हो पा रही होती। तो जिसमें बल्कीनेस ज़्यादा होती है, स्टीरिक इफेक्ट या स्टीरिक क्राउडिंग ज़्यादा होती है, उसमें स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो ये रेफरेंस है, होप्स आपको समझ आई होगी। थैंक यू।